एक बात बताइए, अगर कोई इंसान आपके सामने बैठा हो और वो थोड़ा कंफ्यूज्ड लग रहा हो, थोड़ा साधारण लग रहा हो, बातों में थोड़ा स्लो लग रहा हो, तो आपके मन में उसके बारे में क्या ख्याल आएगा? शायद यही कि यह इंसान बहुत ऑर्डिनरी है, इससे कोई खतरा नहीं, इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। और बस यही वो लम्हा होता है जहां आप फंस जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान को आपने अभी डिसमिस किया, जिसे आपने अपने दिमाग में एक कैटेगरी में रख दिया, वो इंसान पिछले कई महीनों से आपको, आपकी आदतों को, आपकी कमजोरियों को और आपके पैटर्न्स को बहुत ध्यान से पढ़ रहा होता है और आपको खबर तक नहीं होती। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये निकोलो मैकियावेली की वो रणनीति है जो उन्होंने 500 साल पहले लिखी थी और जो आज भी उतनी ही घातक है। मैकियावेली ने कहा था कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दिखते हैं और एक वो जो होते हैं, और जो सिर्फ दिखते हैं वो हमेशा उनसे हारते हैं जो असल में होते हैं। आज का ये वीडियो उन्हीं 7 स्ट्रेटजीज के बारे में है जो मैकियावेली के इस डार्क फिलॉसफी का असली कोर है, और अगर आपने इन्हें एक बार अपनी साइकोलॉजी में उतार लिया तो आप दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे। पहली बात, अपनी इंटेलिजेंस को एक सीक्रेट की तरह ट्रीट करो। 1999 में जब जेफ बेजोस ने अमेज़न को एक बड़ी रिटेल कंपनी बनाने का प्लान बना रहे थे, तब उन्होंने एक ऐसी चीज की जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपने कंपिटिटर्स को डिलिबरेटली यह यकीन दिलाया कि अमेज़न सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर है, बस कुछ और नहीं। उस वक्त वॉलमार्ट, बार्न्स एंड नोबल और बाकी सब यही सोच रहे थे कि ये एक छोटा सा नीश बिजनेस है। उन्होंने अमेज़न को सीरियसली नहीं लिया और उसी वक्त बेजोस चुपचाप बिना किसी शोर के लॉजिस्टिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे थे। जब तक कंपिटिटर्स को समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये मैकियावेली का वो प्रिंसिपल है जिसे वो कहते थे, अपनी असली स्ट्रेंथ को एक ऐसी जगह छुपाओ जहां दुश्मन की नजर कभी न जाए। जब आप हर मीटिंग में सबसे स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, जब आप हर कॉन्वर्सेशन में ये प्रूव करते हैं कि आप कितना जानते हैं, तो आप असल में लोगों को एक मैप दे रहे होते हैं, एक ऐसा मैप जिसमें आपकी हर स्ट्रेंथ, हर वीकनेस, हर एम्बिशन क्लियरली मार्क्ड होती है। और जो इंसान ये मैप पढ़ना जानता हो वो उसे आपके खिलाफ यूज करने में एक पल नहीं लगाता। लेकिन जब आप डिलिबरेटली साधारण दिखते हैं, जब आप एक ऐसे इंसान की तरह बिहेव करते हैं जिसके बारे में कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता कि ये कुछ बड़ा कर सकता है, तो आप खुद को एक बहुत पावरफुल पोजीशन में रख देते हैं। लोग आपको अपनी कैलकुलेशन से बाहर कर देते हैं, और जो इंसान किसी की कैलकुलेशन से बाहर हो वो सबसे डेंजरस होता है। अपनी इंटेलिजेंस को एक जरूरी टूल की तरह यूज करो, एक ट्रॉफी की तरह नहीं। दूसरी बात, सवाल पूछने वाले को दुनिया हमेशा कम आंकती है, लेकिन वही सबसे ज्यादा सीखता है। सोक्रेटिस के बारे में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एथेंस के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे, लेकिन उनका तरीका ये नहीं था कि वो लोगों के सामने अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करें। उनका तरीका था सवाल पूछना। वो किसी से भी मिलते, चाहे वो राजनेता हो, व्यापारी हो या दार्शनिक, और उनसे ऐसे सवाल पूछते जैसे वो खुद कुछ नहीं जानते। और जैसे जैसे वो सवाल पूछते जाते, सामने वाला खुद ही अपनी सोच की कमजोरियों को एक्सपोज करता जाता। लोगों को लगता था कि सोक्रेटिस बस एक क्यूरियस, थोड़ा भोला इंसान है, लेकिन असल में वो एक सर्जिकल प्रिसिजन से सामने वाले की पूरी थिंकिंग को डाइसेक्ट कर रहे होते थे। मैकियावेली ने इसी बात को अपने तरीके से कहा। उन्होंने लिखा कि जो इंसान ये दिखाता है कि वो सब जानता है, वो सीखना बंद कर देता है, लेकिन जो इंसान ये दिखाता है कि वो कुछ नहीं जानता, वो कभी सीखना बंद नहीं करता। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास होती है जो सबसे ज्यादा सुनता है और सबसे कम बोलता है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुली काम करती है। जो लोग मीटिंग्स में हर बात पर अपनी ओपिनियन देते रहते हैं, उन्हें लोग इवेंचुअली इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन जो इंसान चुप बैठकर सुनता है, बीच बीच में एक सिंपल सा सवाल पूछता है, वो पूरी रूम की डायनामिक्स को बिना किसी को पता चले कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि जो सवाल वो पूछता है वो एक्चुअली वो डायरेक्शन डिसाइड कर रहा होता है जिसमें पूरी कॉन्वर्सेशन जाएगी। ये एक ऐसी पावर है जो इनविजिबल है, और इनविजिबल पावर ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तीसरी बात, अपनी इमोशंस को एक पोकर फेस के पीछे रखो, लेकिन दूसरों की इमोशंस को पढ़ते रहो। 1972 में जब बॉबी फिशर और बोरिस स्पासकी के बीच वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हो रही थी, तो ये सिर्फ चेस का गेम नहीं था, ये 2 देशों की आइडियोलॉजीज के बीच की लड़ाई थी। स्पासकी एक ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड सोवियत ईरा चैंपियन थे, और फिशर एक ऐसे अमेरिकन थे जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल और एक्सेंट्रिक माने जाते थे। लेकिन फिशर ने एक ऐसी चीज की जो चेस की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी। उन्होंने डिलिबरेटली अपनी एक्सेंट्रिसिटी को एक वेपन की तरह यूज किया। वो कभी लेट आते, कभी कंप्लेन करते, कभी बीच में उठकर चले जाते। इससे स्पासकी को कभी समझ नहीं आया कि फिशर एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और यह अनसर्टेनिटी स्पासकी की कॉन्सेंट्रेशन को बार बार तोड़ती रही।
जबकि फिशर अंदर से पूरी तरह फोकस्ड और कैलकुलेटेड थे। मैकियावेली का यही प्रिंसिपल था। वो कहते थे कि अगर दुश्मन ये जान ले कि तुम्हें किस बात से डर लगता है, किस बात से तुम्हें खुशी मिलती है, किस बात पर तुम तुरंत रिएक्ट करते हो, तो उसके पास तुम्हें कंट्रोल करने की चाबी आ जाती है। इसीलिए अपनी इमोशंस को एक ऐसे रूम में बंद रखो जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास हो। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सिर्फ अपनी इमोशंस छुपाने के बारे में नहीं है, ये दूसरों की इमोशंस पढ़ने के बारे में भी है। जब आप खुद रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो आपका पूरा ध्यान सामने वाले पर जाता है। आप उसके हर शब्द को, उसकी हर बॉडी लैंग्वेज को, उसके हर पॉज को नोटिस करने लगते हैं। और ये ऑब्जर्वेशंस आपको एक ऐसी जानकारी देती है जो वो इंसान खुद नहीं चाहता कि आप जाने। ये एक साइलेंट सुपर पावर है जो तभी एक्टिवेट होती है जब आप खुद को पूरी तरह शांत कर लेते हैं। चौथी बात, लोगों को उनकी अपनी स्टोरी का हीरो बनने दो, असली काम तुम पर्दे के पीछे से करो। कार्डिनल रिशलियो का नाम शायद आपने सुना हो। वो फ्रांस के किंग लुईस द 13th के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन असल में पूरा फ्रांस रिशलियो चला रहे थे। किंग को लगता था कि वो रूल कर रहे हैं, दरबारियों को लगता था कि किंग सब डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन हर मेजर डिसीजन, हर पॉलिटिकल मूव, हर अलायंस और हर वॉर रिशलियो की प्लानिंग का रिजल्ट था। उन्होंने कभी खुद को फ्रंट पर नहीं रखा, वो हमेशा शैडो में रहे और इसीलिए जब भी कोई उनके अगेंस्ट होता था तो उसे डायरेक्टली रिशलियो पर अटैक करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ऑफिशियली रिशलियो तो सिर्फ एक एडवाइजर थे। मैकियावेली ने इसे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि जो इंसान स्पॉटलाइट में रहता है वो हर किसी के निशाने पर रहता है, लेकिन जो इंसान किसी और को स्पॉटलाइट में रखकर खुद पर्दे के पीछे से काम करता है वो कभी सीधे अटैक नहीं होता, और जो डायरेक्टली अटैक नहीं होता वो कभी डायरेक्टली डिफीट नहीं होता। आज के प्रोफेशनल लाइफ में ये स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है। जब आप किसी प्रोजेक्ट में अपने कॉलीग को क्रेडिट लेने देते हैं, जब आप किसी जूनियर को प्रेजेंट करने का मौका देते हैं, जब आप ये दिखाते हैं कि ये टीम का रिजल्ट है सिर्फ आपका नहीं, तो लोग आपको एक जेनरस टीम प्लेयर की तरह देखते हैं। लेकिन असल में आप एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं जहां हर वो इंसान जिसे आपने कभी क्रेडिट दिया वो आपका एक इनविजिबल सपोर्टर बन जाता है। और जब सच में ज़रूरत पड़ती है तो यही लोग आपके लिए खड़े होते हैं, बिना किसी से कहे, बिना किसी ड्रामा के। पांचवी बात, अपनी हार को एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करो जिसका रिटर्न बाद में आएगा। जापान के टोकुगावा इएयासु की स्टोरी उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हर लड़ाई जीतना जरूरी है। टोकुगावा ने अपने पूरे करियर में बहुत सारी बैटल्स लड़ी, लेकिन उनकी सबसे फेमस क्वालिटी ये नहीं थी कि वो हर बैटल जीतते थे। उनकी सबसे फेमस क्वालिटी ये थी कि वो ये बहुत क्लियरली जानते थे कि कौन सी बैटल जीतनी है और कौन सी जानबूझकर हारनी है। उन्होंने कई बार पावरफुल एनिमीज के सामने झुककर उन्हें जीतने दिया, उनकी सुपीरियरिटी को एक्नॉलेज किया। इससे वो एनिमीज रिलैक्स हो गए। उन्हें लगा कि टोकुगावा एक मैनेजेबल, कंट्रोलेबल फोर्स है, और उसी रिलैक्स स्टेट में उन्होंने वो गलतियां की जिनका फायदा उठाकर टोकुगावा ने इवेंचुअली पूरे जापान को एकजुट किया और 250 साल तक चलने वाला टोकुगावा शोगुनेट एस्टैब्लिश किया। मैकियावेली इसे कहते थे स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। वो कहते थे कि एक बुद्धिमान इंसान युद्ध के मैदान को नहीं चुनता दुश्मन के हिसाब से, वो युद्ध के मैदान को चुनता है अपनी जीत की गारंटी के हिसाब से। और अगर इस वक्त जीत की गारंटी नहीं है तो पीछे हट जाओ, लेकिन पीछे हटना हार नहीं है, ये अगली चाल की तैयारी है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये बात बहुत काम आती है। जब कोई आपसे किसी बात पर आर्ग्यू करता है और आप देखते हैं कि इस वक्त उसे कन्विंस करना पॉसिबल नहीं है, तो उस आर्ग्यूमेंट को जबरदस्ती जीतने की कोशिश मत करो, उसे ये जीत दे दो। लेकिन उस कन्वर्सेशन में जो जानकारी मिली, जो समझ आई, उसे अपने पास रख लो। और जब सही वक्त आएगा, जब कंडीशंस आपके फेवर में होंगी, तब एक ऐसा मूव करो जिसे वो एंटिसिपेट ही नहीं कर सकता। असली विनर वो नहीं होता जो हर राउंड जीतता है, असली विनर वो होता है जो आखिरी राउंड जीतता है। छठी बात, अपनी काइंडनेस को एक टूल की तरह यूज करो, वीकनेस की तरह नहीं। ये शायद मैकियावेली की सबसे मिसअंडरस्टूड टीचिंग है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मैकियावेली ने काइंडनेस और कंपैशन को रिजेक्ट किया था, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जो कहा था वो ये था कि काइंडनेस तब काम आती है जब वो कैलकुलेटेड हो, जब वो स्पॉन्टेनियस वीकनेस से नहीं बल्कि डिलिबरेट स्ट्रैटेजी से आती हो। इतिहास में अब्राहम लिंकन की एक स्टोरी बहुत फेमस है। जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल्स को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। जो लोग उन्हें हराना चाहते थे, जो उन्हें पब्लिकली इंसल्ट कर चुके थे, लिंकन ने उन्हीं को अपने साथ रखा। लोगों को लगा कि ये लिंकन की कमजोरी है, लेकिन लिंकन का लॉजिक ये था कि जो दुश्मन आपके पास है उसकी मूव्स आप देख सकते हो, जो दुश्मन आपसे दूर है उसकी मूव्स का आपको पता नहीं चलता। इसीलिए उन्होंने दुश्मनों को पास रखा, उन्हें एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट दिया, उन्हें यह फील कराया कि वो इंपॉर्टेंट है।
है और इससे उन लोगों की ऑपोजिशन काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो गई। मैकियावेली ने यही कहा था, काइंडनेस एक करेंसी है, अगर आप इसे रैंडमली हर किसी पर खर्च करते हो तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन अगर आप इसे केयरफुली, स्ट्रेटेजिकली, सही जगह और सही वक्त पर खर्च करते हो तो ये आपके लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बन जाता है जिसका रिटर्न बहुत बड़ा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लॉयल वो लोग होते हैं जिन पर तब काइंडनेस की गई जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और ये लॉयल्टी किसी भी मनी, पावर या पोजीशन से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। सातवीं बात, अपना अगला कदम कभी प्रिडिक्ट मत होने दो। अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक ऐसी क्वालिटी है जिसके बारे में बहुत कम लोग सीरियसली सोचते हैं, लेकिन मैकियावेली इसे एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानते थे। उन्होंने कहा था कि जो इंसान प्रिडिक्ट हो जाए वो कंट्रोल हो जाता है, और जो कंट्रोल हो जाए वो डिफीट हो जाता है। मोहम्मद अली के बारे में ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बॉक्सिंग के इतिहास के सबसे स्टडीड फाइटर्स थे। हर ओपोनेंट उनकी पुरानी फाइट्स देखता था, उनके पैटर्न्स एनालाइज करता था, उनकी मूव्स को समझने की कोशिश करता था। लेकिन अली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि उनका हर फाइट अलग था। वो एक फाइट में रोप और डोप स्ट्रैटेजी यूज करते और दूसरी फाइट में प्योर स्पीड। एक फाइट में वो अग्रेसिव होते और दूसरे में कंप्लीटली डिफेंसिव। इससे कोई भी ये नहीं जान पाता था कि अगली फाइट में अली क्या करेंगे, और ये अनसर्टेनिटी ओपोनेंट्स को फिजिकली से ज्यादा मेंटली थका देती थी। अपनी डेली लाइफ में भी ये प्रिंसिपल बहुत काम आता है। जब लोग ये जान लेते हैं कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे तो वो उस रिएक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये थी वो 7 स्ट्रेटजीज जो मैकियावेली की उस डार्क फिलॉसफी का हिस्सा हैं, जिसे आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल लोग किसी न किसी फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये स्ट्रेटजीज तभी काम करती हैं जब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस हो, जब आप ये जानते हो कि आप कौन हैं, आपकी असली वैल्यूज क्या हैं और आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो ये स्ट्रेटजीज आपको एक ऐसे इंसान में बदल सकती हैं जो हर किसी से खेलता है लेकिन खुद से कभी ऑनेस्ट नहीं होता। और वो सबसे बड़ी हार होती है जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। यही काम मैं अपने मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कोर्स में करता हूँ। वहाँ हम इस सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करते हैं। ये समझते हैं कि आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, आपके पैटर्न्स क्या हैं और आप किस तरह अपनी लाइफ में रियल और लास्टिंग चेंज ला सकते हैं। अगर ये आपके लिए वैल्यूएबल लगता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली काम का लगा तो लाइक करिए और उसे एक इंसान को शेयर करिए जो हर जगह खुद को प्रूव करता रहता है। कमेंट में बताइए कि इन 7 स्ट्रेटजीज में से कौन सी एक आपने अपनी लाइफ में कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली पहले से यूज की है। मिलते हैं अगले वीडियो में।